एक्सरसाइज 6.3 का डेरिवेशन समझते हैं। गणित के अंतर्गत सबसे पहले डेरिवेशन समझ में आ जाए तो थ्योरी के अंतर्गत कुछ भी नहीं रह जाता है, और जिस बच्चे का डेरिवेशन कमज़ोर रह जाता है वो केवल गणित को रटने की कोशिश करता है, और गणित समझने का विषय है। रटने से बच्चा उसमें कमज़ोर होता चला जाता है, और जो बच्चा गणित को समझ लेता है फिर कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन तो केवल परीक्षण के लिए होते हैं कि हमने डेरिवेशन समझा या नहीं समझा। क्वेश्चनों की गणित के अंतर्गत कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आसानी से हो सकता है यदि आपने डेरिवेशन को समझा। तो कोशिश करते हैं डेरिवेशन को समझने की। तो 6.3 के अंतर्गत स्पर्श रेखा एवं अवलंब के हमें इक्वेशन फाइंड करने हैं। किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं अवलंब, तो सबसे पहले ये जाने स्पर्श रेखा और अवलंब किस प्रकार से खींची जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक वक्र है, वक्र की कोई निश्चित आकृति नहीं है, कैसे भी जा सकता है। आपका जो फंक्शन है y = fx, क्लियर। अब y में वृद्धि होगी x के बढ़ने के साथ साथ, या y में कमी होगी x के घटने के साथ साथ, क्योंकि y x पर निर्भर कर रहा है। y = फंक्शन ऑफ x। फलन क्या है? फलन एक राशि की दूसरी राशि पर निर्भरता को कहते हैं। तो यहाँ पर y आश्रित चर है, x स्वतंत्र चर है। x में परिवर्तन होगा तो y में परिवर्तन होना अनिवार्य है, स्वाभाविक है, होना चाहिए। तो मान लीजिए x में परिवर्तन आपका हो जाता है डेल्टा x, तब y में भी परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा y, क्लियर। अब कितना परिवर्तन हुआ ये पता करें, तो मान लीजिए इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट, परिवर्तन कितना हुआ है। तो परिवर्तन को फाइंड करने के लिए सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर जो परिवर्तन है y में क्या बचेगा डेल्टा y, y से y लेस हो जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x, क्लियर। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर परिवर्तन हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, x के रेस्पेक्ट में। यदि x में परिवर्तन नहीं होता तो y में परिवर्तन संभव नहीं था, क्योंकि y आश्रित चर है जो x पर निर्भर कर रहा है। स्वतंत्र चर में परिवर्तन होगा तभी आश्रित में हो सकता है। तो किसके रेस्पेक्ट में हुआ, इस बात का तात्पर्य है किसके अनुपात में हुआ, तो वो उसके अनुपात में ले लिया जाएगा। तो दोनों ओर हम डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा x से हमने डिवाइड कर दिया, तो इधर भी हो जाता है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x। इस परिवर्तन को अत्यंत कर दिया जाए, अर्थात इस परिवर्तन का सीमांत मान ज्ञात कर लिया जाए। जो परिवर्तन है वो कितना कर दिया जाए, अत्यंत। जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 तब डेल्टा y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। x में अत्यल्प परिवर्तन होगा तो y में भी अत्यल्प परिवर्तन ही होगा। वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। x के बढ़ने के साथ साथ y में वृद्धि भी हो सकती है। मान लीजिए P बिंदु के निर्देशांक आपके x और y हैं, तो हो सकता है इसके निर्देशांक x y से Q बिंदु के निर्देशांक पॉजिटिव डायरेक्शन में x में वृद्धि हुई है और साथ ही साथ y में वृद्धि भी हुई है, फलन आपका इंक्रीजिंग है, बढ़ता चला गया है। तब ये भी हो सकता है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x एंड y कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। या फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x ही तो y प्लस डेल्टा y है, फंक्शन x प्लस डेल्टा x ही y प्लस डेल्टा y है। तो इसके ये निर्देशांक हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये लंब डाले P और Q से x अक्ष पर, तो दोनों ही लंब कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब P बिंदु से हम मान लीजिए लंब आपके L और M बिंदुओं पर गिरते हैं, तो P बिंदु से QN पर उन्हें लंब डाल दीजिए, और ये लंब डालोगे तो आप देख पा रहे हो x अक्ष के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही x अक्ष पर लंब है। और फिर P बिंदु से पूरा लंब डाल दिया गया है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से। और आपका मान लीजिए ये बिंदु R है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको फाइंड हो रहा है PRQ। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत PQ वक्र की छेदक रेखा है, अर्थात सेकंड है, क्योंकि वक्र को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती हुई जब कोई रेखा गुजरती है तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं।
ये छेदन रेखा स्पर्श रेखा में कब चेंज हो जाएगी, जब Q बिंदु P बिंदु पर संपाती हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, अर्थात Q P की ओर आएगा और एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी जब P और Q एक ही बिंदु हो जाएंगे, तब ये P बिंदु पर जो सेकंड है, PQ सेकंड है, वो P बिंदु पर केवल क्या बन जाएगी, टेंजेंट स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में जो अवकलज है वही स्पर्श रेखा की प्रवणता है। इस बात को हम ड्राइव करके देखना चाहते हैं कि क्या वास्तव में वक्र के किसी बिंदु पर अवकलज का मान उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है, उसकी स्लोप के बराबर होता है। तो देखिए, तो यहां हमने देखा कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन इतना हो रहा है, इस परिवर्तन को हम अत्यल्प कर दें। तो पहले यहां पर समझें, ये दूरी यहां से यहां तक OL कितनी है, x कोऑर्डिनेट टेबल, और आपकी PL दूरी कितनी है, y। अब आप इस दूरी को देखिए, OM कितनी हो गई है, बढ़ गई है डेल्टा x, यहाँ तक x थी ये दूरी, तो ये कितनी वृद्धि हो गई है, डेल्टा x। तो LM दूरी कितनी रह गई है आपके पास, डेल्टा x की वृद्धि हो गई। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो हो जाए वो x प्लस डेल्टा x हो गया। ठीक ही इसी प्रकार से आपकी जो दूरी है कौन सी, QM, वो कितनी है, y प्लस डेल्टा y, फंक्शन x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। तो दूरी आपकी जो QR है वो कितनी रह जाती है, QN में से आपने RM को लेफ्ट कर दिया, तो QM आपकी y प्लस डेल्टा y है, RM आपकी कितनी है, PL के युगल। ये आयत बन गया, हम बुझाए समांतर हो गई, लंब है 90 डिग्री के एंगल है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। तो PL आपकी कितनी है, y, तो y प्लस डेल्टा y से y सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये दूरी क्या बचेगी, QR डेल्टा y। तो आपको पता चल चुका है कि PR दूरी है वो LM के युगल है, वो कितनी हो गई है, डेल्टा x, और QR दूरी है वो कितनी हो गई है, डेल्टा y। क्लियर, कोई शक? तो ये, तो इस त्रिभुज के अंतर्गत अब हम देखेंगे आगे, ये जो सेकंड है वो आगे जाके x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो x अक्ष के साथ ये रेखा कोई कोण बनाएगी। हमें पता है कि कोई रेखा x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण की टेंजेंट उस रेखा की क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है, स्लोप कहलाती है, ढाल कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। तो प्रवणता क्या होती है, किसी रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा के साथ बनाई गई कोण की टेंजेंट ही उस रेखा की प्रवणता होती है। ये बात हमने 11वीं में जान ली है। ठीक है, तो हम अब देखना चाहते हैं क्या वास्तव में अवकलज ही प्रवणता है, ये देखना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये फैक्टर यहाँ तक हो गया क्लियर। अब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू पर ही तो ये टेंजेंट बनेगी, जब Q P के समीप आएगा उस वक्त होगा क्या, उस वक्त ये हुआ, ये जो आपको ट्राइंगल यहाँ नजर आ रहा है, ये त्रिभुज की भुजाओं में कमी आएगी। जैसे जैसे मैं Q को जैसे मैं यहाँ ले आया, तो यहाँ से लंब डालूंगा तो आपको पता है डेल्टा x में कमी आ जाएगी, डेल्टा y में भी कमी आ जाएगी, और पास आ जाएगा, वक्र पर चल रहा है, Q टेंड्स टू P, अर्थात Q P के समीप जा रहा है, समीप जा रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, Q को पास लाएंगे तो डेल्टा x में भी कमी आएगी, डेल्टा y में भी कमी आएगी, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0 होगा, अर्थात ये शून्य के समीप जाएंगे। एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि Q बिल्कुल P के अतिलंब सामीप्य में, स्मॉल नेबरहुड में आ जाएगा, अर्थात उन्हें हम क्या मान लेंगे, कोइंसिडेंट मान लेंगे, संपाती मान लेंगे। तो उसी स्थिति में ये P और Q एक ही बिंदु हो जाएंगे, तो ये रेखा इस प्रकार से रोटेट करती हुई ऐसे घूम जाएगी और किस स्थिति में आ जाएगी, किस स्थिति में आ जाएगी, आपकी P बिंदु से क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी, ऐसी स्थिति में आ जाएगी, अर्थात अकेले P से जाने लगेगी और x अक्ष के साथ मान लो इस वक्त ये थीटा कोण बना रही है, तो किसी फाई एंगल पे हो जाएगी। तो इस वक्त ये सेकंड है, तो ये किसमें बदल जाएगी, P बिंदु पर टेंजेंट बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, Q टेंड्स टू P, और ऐसा होने पर
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, क्योंकि जो आपका त्रिभुज बन रहा है वो त्रिभुज समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे जैसे समीप आएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन दे दी जाती है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दोनों ओर लगाएंगे इसे लिमिट को, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, अर्थात हमने परिवर्तन को अत्यल्प कर दिया है। और लिमिट इक्वेशन है, दोनों ही पक्षों में कोई भी ऑपरेशन होगा, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन क्या रह गया है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपको फाइंड कैसे हुआ था, इसका बैकग्राउंड देखिए, आपने डेल्टा एक्स को फाइंड कैसे किया था। फाइंड हमने किया था इस प्रकार से, हमने यहाँ देखा है कि डेल्टा वाई जो परिवर्तन हुआ ये भिन्न है, अर्थात वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, तो इसे हमने फाइंड कैसे किया, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन, नीचे भी तो हमने वाई प्लस डेल्टा वाई से वाई घटा के तो डेल्टा वाई लिया, तो यहाँ पर भी डेल्टा एक्स कैसे आया था, ओ एम माइनस ओ एल, ओ से एम तक जो दूरी है वो क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओ से एल तक दूरी है वो क्या है आपकी एक्स, तो आपने x प्लस डेल्टा एक्स से x को सबट्रैक्ट किया है, तो नीचे आपने ये काम किया है x प्लस डेल्टा एक्स से आपने x को सबट्रैक्ट किया है, ऐसे ही तो फाइंड किया है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब इस बिंदु के निर्देशांक आपके क्या है, p के x y, तो q के निर्देशांक आपके क्या हो गए हैं, x निर्देशांक हो गया है x प्लस डेल्टा x, y निर्देशांक y प्लस डेल्टा y ही तो आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x है, यही तो है, y प्लस डेल्टा y ही तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x है। तो अर्थात दो बिंदुओं से कोई रेखा गुजरती है, दो बिंदुओं से, तो उसकी प्रवणता क्या होती है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है वो कोटियों का अंतर बटे भुजों का अंतर, यही तो होती है, कोटियों का अंतर बटे भुजों का अंतर, अर्थात y2 माइनस y1 बटे h2 माइनस x1। तो द्वितीय निर्देशांकों का अंतर y प्लस डेल्टा y माइनस y, तभी तो ये क्या है, y प्लस डेल्टा y माइनस y ही तो है, तभी तो डेल्टा y आपको प्राप्त हुआ है। उधर आप देख रहे हो x प्लस डेल्टा x अपॉन क्या है, x प्लस डेल्टा x से क्या घटाओगे, माइनस x, h2 माइनस x1, तो ये नीचे वही तो है h2 माइनस x1, तो बन गई ये प्रवणता। तो यहाँ पर क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1, ये क्या होती है, दो बिंदुओं से जाने वाली किसी भी रेखा की प्रवणता होती है। क्लियर? तो हमें पता चला ये स्पर्श रेखा की प्रवणता कब बन जाएगी, जब इसका सीमांत मान ले लिया जाएगा, और ये नीचे क्या रह जाएगा आपका डेल्टा एक्स। यही तो प्रथम सिद्धांत से अवकलज कहलाता है। आपने देखा है 11th के अंतर्गत प्रथम सिद्धांत से कौन सा अवकलज है, एक्स पर दायां, क्योंकि दाईं ओर बिंदु Q कहाँ है, दाईं ओर। ऐसा भी हो सकता है कि Q बिंदु P के कहाँ आ जाए, बाईं ओर, तो कमी भी तो आ सकती है। तो x प्लस डेल्टा x की जगह इस बिंदु को मान लो आपने कुछ q डैश मान लिया, तो q डैश के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, फिर x माइनस डेल्टा x ही तो हो जाएगा, यहाँ पर कमी आ जाएगी x में, तो यही तो हो जाएगा। और यहाँ पर भी फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस डेल्टा x, यही तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला आपका, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी कमी आ गई है, फिर आप इससे इसे सबट्रैक्ट करोगे, भाई कमी आई है, आपका नेगेटिव परिवर्तन हुआ है, तो अंतर केवल इतना आ जाएगा कि यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का बचेगा, फिर ये x माइनस डेल्टा x से x सब्ट्रैक्ट करोगे तब x माइनस डेल्टा x से जब x सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, माइनस डेल्टा x। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ भी माइनस हो जाता है। ध्यान है आपको, 11th में बताया था सब कुछ। तो ये क्या चीज है, तो ये बात समझ में आ गई। जब वृद्धि होगी x के साथ y में, तब क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, अन्यथा क्या हो जाएगा, कमी होने पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये आपका क्या होता है, ddx ऑफ y, लेबनीज ने इसके लिए सिंबल दिया था ddx ऑफ y, यही तो y का x के सापेक्ष अवकलज होता है। इसके लिए एक सिंबल लिया गया है, क्या है ये, dy dx, भाग की तरह व्यवहार करता है, परंतु ये भाग नहीं है, जबकि ये एक भिन्न है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x तो एक भिन्न है, परंतु dy dx एक भिन्न नहीं है। ये तो y का x के सापेक्ष अवकलज का एक संकेत है, समझ गए।
लेकिन भाग की तरह व्यवहार करता है, तो यही तो बन जाता है अवकलज। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कोटियों का अंतर बटे भुजों का अंतर, अर्थात प्रवणता ही तो अवकलज है। लेकिन ये काम हुआ कब है, जब लिमिटिंग वैल्यू आई है। लिमिटिंग वैल्यू आने से क्या हुआ, ये हो गया कि आपका जो Q बिंदु है वो P बिंदु पर कोइंसिडेंट हो गया, संपाती हो गया। तो ये आपका जो थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फाई में कन्वर्ट हो गया। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि प्रवणता होती है वो क्या होती है, किसी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ बनाए गए कोण की टेंजेंट होती है। एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रवणता पहले क्या थी आपकी, टेन थीटा। वो आपकी जो स्लोप थी वो किसकी थी, सेकंड की। अब स्लोप किसकी बन गई है, वो टेंजेंट की, क्योंकि स्पर्शरेखा में कन्वर्ट हो गई। तो ये तो सेकंड की, जबकि मान लीजिए एम डैश मान लें, तो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जानी चाहिए, टेन फाई होनी चाहिए। तो ये हो जाती है आपकी टेन फाई। परंतु ये प्राप्त कैसे हुई है, आपके थीटा टेंस टू फाई, जो थीटा है वो बदल के किस में हो जाता है, फाई में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो अर्थात ये कहा जाए कि एम डैश के लिए आपने कंडीशन लगाई है लिमिट थीटा टेंस टू फाई, कहां पर, टेन थीटा पर। अर्थात थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, फाई पर। तो ये जो एन है टेन थीटा वो किस में कन्वर्ट हो गई, एम डैश में। एम यहाँ पर किसके ग्रेडियंट लिए हमने, सेकंड की, और एम डैश किसकी बन गई, टेंजेंट की। क्यों, ये रेखा पी बिंदु पर क्या बन जाती है, उस पर स्पर्श रेखा। तो इससे हमें पता चलता है कि अवकलज कुछ और नहीं है, अपितु वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ही होता है। तो इसे हम प्रवणता के रूप में सीधा यूज कर पाएंगे। हमसे कहा जाएगा वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो बिंदु हमें फाइंड होगा, स्पर्श रेखा का हमें इक्वेशन लिखना है, तो हमें जरूरत पड़ेगी प्रवणता की। तो वो प्रवणता हम कहां से लेंगे, वक्र का अवकलज करके वो बिंदु वहां पर लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रवणता मिल जाएगी। और जब हमें प्रवणता और एक बिंदु मिल जाता है रेखा पर, तो उस रेखा का हम इक्वेशन लिख पाते हैं। क्या होता है उसका इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। ठीक इसी प्रकार से हम अवलंब का समीकरण लिखेंगे। तो ये सिस्टम समझ में आ गया कि अवकलज ही क्या होता है, प्रवणता होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। आपको ज्ञात है किसी बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली एवं m प्रवणता वाली किसी रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1 होता है। परंतु यहाँ पर m का मान आप अवकलज से फाइंड करोगे, तो m इक्वल क्या हो जाता है, dy dx। जिस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची जा रही है उसी बिंदु पर dy dx की वैल्यू फाइंड कर लोगे एट जो भी आपका वहां पर पॉइंट है x1 y1। तो किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। बस यहाँ पर जो ढाल है उसका स्पर्शरेखा का वो किससे फाइंड कर लिया है, अवकलज के द्वारा। क्लियर। अब हमें अवलंब का समीकरण फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये जान ले अवलंब क्या है। कोई वक्र है आपका, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा पर मान लीजिए P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, वो क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है, अविलंब कहलाती है। तो अर्थात बिंदु तो वही यूज किया जाएगा। मान लीजिए P बिंदु के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो बिंदु तो P यूज किया जाएगा, क्यों, P से ही तो आपकी स्पर्श रेखा गुजर रही है, P पर ही आपका अविलंब है, अविलंब भी तो एक रेखा ही है। केवल हमें प्रवणता चाहिए। तो हमें पता है दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं में क्या संबंध होता है, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1। ये हम 11 से जान चुके हैं। दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल है वो -1 होता है। दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं, पैरेलल होंगी तो समान कोण बनाएंगी एक्स अक्ष के साथ, तो उनका ढाल भी समान होगा। लंबवत होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाता है। तो इसकी प्रवणता आपको प्राप्त हो रही है, स्पर्श रेखा की अविलंब की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम हो जाएगी।
तब अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा इसी बिंदु पर? आपका अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 युगल, ये जो आपकी m है वो क्या हो जाती है, इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम हो जाती है, अर्थात उसे पलट दोगे और उसका चिन्ह भी बदल दोगे तो इसकी ढाल बन जाएगी, अभिलंब की बन जाएगी, बिंदु वही रहेगा। क्लियर? और डिवाइड m की वैल्यू आप फाइंड कर ही रहे हो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका अभिलंब का समीकरण। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। प्रवर्तक कैसे ज्ञात करोगे? अवकलज के द्वारा। क्लियर? दोनों बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। वहां पर कह सकता है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। प्रश्न के अंतर्गत ऐसा मिल सकता है आपको कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर होने से क्या तात्पर्य है? कोई रेखा x अक्ष के समांतर होगी, पैरेलल होगी, तो x अक्ष के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी, और 0 एंगल बनाएगी तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो उसका ढाल क्या हो जाएगा? 0। x अक्ष के समांतर प्रत्येक रेखा की प्रवणता 0 होती है, तो आपको इनडायरेक्ट क्या मिलेगी? प्रवणता मिलेगी, तो आप सीधा प्रवणता फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये कहा जाता है x अक्ष के समांतर। तब डिवाइड x क्या हो जाएगी आपकी? 0, यही तो n है। अगर ये कहा जाए स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब, x अक्ष के लंबवत, तो इस बात का क्या मतलब है? x अक्ष के लंबवत हो जाएगी तो कितना एंगल बनाएगी x अक्ष के साथ? 90 डिग्री। tan π/2 की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। तो उसकी जो प्रवणता है वो क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी, लंबवत। तब डिवाइड x क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। क्लियर? x अक्ष के समांतर न कह के ऐसा भी तो कह सकता है कि स्पर्श रेखा आपकी y अक्ष पर लंब हो जाती है, y अक्ष के लंब हो जाती है। बात तो एक ही है, y अक्ष के लंब होना मींस x अक्ष के पैरेलल होना। यहाँ पर x अक्ष के लंबवत न कह के ऐसा भी तो कह सकता है y अक्ष के पैरेलल हो जाती है, y अक्ष के समांतर हो जाती है। बात एक ही है ना, कैसे भी कह सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी? ग्रेडियंट फाइंड हो जाएगा, स्लोप फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे भी कह सकता है स्पर्श रेखा है वो दोनों अक्षों से समान दूरी पर जा रही है, या ये कह सकते हैं दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तो आदत इस प्रकार से जाएगी स्पर्श रेखा आपकी समान दूरी पर कैसे जा सकती है? या तो ऐसे जा सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरती हुई, दोनों से समान दूरी पर है। कोई भी बिंदु लोगे तो दोनों से समान दूरी पर है। या ऐसे भी तो जा सकती है दोनों अक्षों से समान दूरी पर, ये तो निश्चित नहीं किया कि इस क्वाड्रेंट से जा रही है, ये भी तो जा सकती है दोनों अक्षों से समान दूरी पर। तो दो तरीके से जा सकती है, या तो जा सकती है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, या जा सकती है सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड से जाएगी वो ऑटोमेटिक फोर्थ से जाएगी, और फर्स्ट से जाएगी वो थर्ड से भी जाएगी। रेखा है तो आप जानते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी तब तो न्यून कोण बनाएगी, और न्यून कोण ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पुनः उसी वैल्यू को नेगेटिव में फाइंड करेगी। तो इधर से लेंगे तो ये तो मान लीजिए π/4 45 डिग्री हो गया, अगर से जाएगी तो 90 डिग्री में से 45 डिग्री से गुजर रही है। 45 डिग्री यहाँ पर, इधर से आएंगे तो चेंज हो जाएंगे, तो हम कैसे जाएंगे? π - π/4, 3π/4, 1 से 35 डिग्री पर, 1 से 35 डिग्री, यानी π - π/4, tan π माइनस एंगल बराबर -tan एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट tan कैसा होता है? नेगेटिव। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी? tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये रेखा है तब तो उसकी ग्रेडियंट 1 हो गई, tan 45 के इक्वल। अगर यहाँ से आएगी तो tan 1 से 35, तब उसकी ग्रेडियंट का मान -1 हो जाएगा। तो अर्थात उस स्पर्श रेखा की प्रवणता +-1। ऐसी कितनी रेखाएं होगी? 2। एक तो वो होगी जिसकी प्रवणता 1 होगी, एक वो होगी जिसकी प्रवणता -1 होगी। यदि आपसे ये निश्चित कर दिया जाए कि प्रथम चतुर्थांश से जाती है अथवा थर्ड से जाती है, एक ही बात है, तब तो आप +1 लोगे। ये निश्चित कर दिया जाए कि द्वितीय चतुर्थांश से गुजर रही है तो भी आप -1 लोगे। लेकिन ये निश्चित नहीं किया जाए तो ऐसी दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर? जो दोनों अक्षों से समान दूरी पर जाती है, तो देखिए दोनों अक्षों से समान दूरी पर जाएगी
दोनों अक्षों से समान दूरी पर रहती है, तब क्या हो जाता है, n इक्वल प्लस माइनस 1। क्लियर? ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा आपको फाइंड करनी है, उस बिंदु पर वक्र एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा हो या एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा हो, तब आपको पता है कि इस बिंदु का एक निर्देशांक आपको ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। उसका वाई निर्देशांक आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0। केवल एक्स निर्देशांक ये तो फाइंड करना है, वो कहां से फाइंड कर लोगे, ये बिंदु कहां पर स्थित है, वक्र पर, तो इस बिंदु को कहां पर लगा दोगे, वक्र पर। वक्र पर जैसे ही y पर 0 लगाओगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा आप फाइंड कर रहे हो वक्र की, वहां पर वक्र y अक्ष को इंटरसेक्ट करता हो या स्पर्श करता हो, कोई भी स्थिति हो सकती है। ये भी तो हो सकती है स्पर्श करता हो, तो y अक्ष ही खुद स्पर्श रेखा बन जाएगा, स्वयं y अक्ष स्पर्श रेखा बन जाएगा। अगर x अक्ष उसको स्पर्श कर रहा है तो उस वक्त x अक्ष ही स्वयं स्पर्श रेखा बन जाएगी। परंतु इंटरसेक्ट करता है तब आपको जो बिंदु है उसका एक निर्देशांक फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, x 0 होता है तो इस रूप के निर्देशांक होंगे। तब आप वक्र में x इक्वल 0 लगा के y की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपको बिंदु फाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से बिंदु फाइंड कर सकते हो। जैसी भी स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है, निर्णय स्वयं लेना होगा। समझ में आ गई? कभी कभी ऐसा भी कह सकता है, अगली स्थिति को समझे, ध्यान देंगे। यहाँ पर वक्र समकोणिक प्रतिच्छेदन भी कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद कर सकते हैं। जब वक्र समकोण पर काटेंगे तो इस बात का क्या मीन्स है, यहाँ पर जिस बिंदु पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। स्पर्श रेखाओं का लंबवत होना ही वक्रों का लंबवत प्रतिच्छेदन है। तो इस वक्र की टेंजेंट और इस वक्र की टेंजेंट दोनों कैसी हो गई है, आपकी परपेंडिकुलर, तो इनके बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। कन्फर्म? तो ये कंडीशन हो जाएगी लंबवत प्रतिच्छेदन की कंडीशन में वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। लंबवत हो जाएंगी तो आपको पता है लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1। तो एक की प्रवणता फाइंड होते ही आप दूसरी की प्रवणता ऑटोमेटिक फाइंड कर लोगे। m1 इक्वल क्या हो जाएगा, -1/m2। अगर आपको m1 फाइंड है तो m2 फाइंड हो जाएगी, m2 फाइंड है तो m1 हो जाएगी। क्लियर? अगर उन्हें समांतर कह दिया जाता है तो m1 इक्वल m2 हो जाता है। एक स्थिति समझ में आ गई। वक्रों के मध्य कभी कभी एंगल भी फाइंड करना पड़ सकता है। तो एंगल से क्या तात्पर्य होगा हमारा, दो वक्र कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं। मान लीजिए एक वक्र है और दूसरा वक्र है, उनकी स्पर्श रेखा इस प्रकार से आपने खींच रखी है, तो इनके बीच कोण क्या है, वक्रों के मध्य कोण क्या बन रहा है, तो वक्रों के मध्य कोण से तात्पर्य है स्पर्श रेखाओं के मध्य बना हुआ कोण। उस प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण ही वक्रों के मध्य का कोण कहलाता है। तब दोनों स्पर्श रेखाएं आपने खींच दी, स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण आप फाइंड करोगे। तो दो रेखाओं के बीच का कोण आप कैसे फाइंड करते हो, ये तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। देखिए, आपकी दो रेखाएं जब इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए आपकी एक वक्र की स्पर्श रेखा ये है और दूसरे वक्र की ये टेंजेंट है, और आप चाहते हो इन दोनों के बीच का कोण फाइंड करना, ये कोण फाइंड करना। मान लीजिए ये कोण आपका थीटा है, ये आपकी जो रेखा है वो x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो उसकी धनात्मक दिशा से मान लीजिए कोई कोण बना रही होगी, अवश्य बना रही होगी। मान लो ये θ2 कोण बना रही है और ये रेखा इस दिशा से मान लीजिए आपने θ1 कोण बना रही है। तब हमें फाइंड करना है थीटा को। तो यहाँ पर जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज के अंतर्गत बताइए क्या थीटा प्लस θ2 इक्वल θ1? क्यों? थीटा प्लस θ2 इक्वल θ1 क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज का बहिष्कोण है जो एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बन रहा है, और ये दोनों अंतराभिमुख कोण है।
तो दोनों अंतराभिमुख कोणों का योग वरिष्ठ कोण के बराबर होता है। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ सकते हैं कि इस एंगल के साथ आप इस अंतर कोण का ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 180, और इसी का इन दोनों के साथ ऐड कर दें तो भी 180 हो जाएगा। इट मींस ये दोनों इसके बराबर है। भाई एक ही वैल्यू है, आप किसी वैल्यू को जोड़ के बराबर ला रहे हो, इट मींस समान जोड़ रहे हो। तो ये दोनों कैसे होते हैं, यूकल होते हैं। यूकल होते हैं टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर टेंजेंट लेने पर इक्वेशन का नियम है कि दोनों ओर सेम ऑपरेशन किए जा सकते हैं। मैं दोनों ओर tan ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रवणता के लिए tan चाहिए। उस एंगल की tan ही क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है, ढाल कहलाती है। तो tan ले लेता हूं दोनों, तब ये क्या हो जाएगा, tan लेने से पहले मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, थीटा। इसे थीटा के लिए सॉल्व कर लूंगा तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2, यही तो हो जाएगा। अब मैं दोनों ओर tan लूंगा तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल tan ऑफ θ1 माइनस θ2। आपको फॉर्मूला आता ही है tan a माइनस b का, फॉर्मूला से होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसे मैं ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इनटू tan θ2। क्लियर। आपको पता है कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसकी टेंजेंट ही तो उसका ढाल होती है। तो ये इसका ढाल बन गई tan θ1 और ये इस रेखा का ढाल बन जाएगा tan θ2। मान लीजिए इस रेखा की ग्रेडियंट m1 है तो दूसरी रेखा की ग्रेडियंट m2 है, तब क्या फाइंड हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इससे हमें थीटा फाइंड होता है सीधा tan इनवर्स ऑफ। आप यहाँ पर हमेशा न्यून कोण को फाइंड करें। आपको पता है न्यून कोण, क्योंकि हम मान ही केवल 90 डिग्री तक जानते हैं। जब दो रेखाएं किसी तल में काटती हैं तो उनके मध्य एक न्यून कोण बनेगा तो दूसरा अधिक कोण बनेगा, क्योंकि टोटल रैखिक युग्म कोण दोनों तो 180 के ही होंगे, रेखा के एक ही ओर के कोण। तो मान लीजिए ये कोण आपका अगर 90 से कम है तो ये 90 से अधिक हो जाएगा। अगर वो लंबवत काटेंगे तब दोनों बराबर के बन जाएंगे, अन्यथा एक न्यून बनेगा तो एक अधिक बनेगा। और कोई एक कोण फाइंड होने से चारों ही फाइंड हो जाते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, शीर्षाभिमुख होते हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट होते हैं। मात्र एक कोण फाइंड हो जाए, सभी फाइंड हो जाएंगे। एक फाइंड हो गया जैसे आपको एक, तो 180 से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 से फाइंड हो जाएगा, ये सामने के बराबर है। तो इसलिए हम केवल एक ही एंगल को फाइंड कर लिया करेंगे। कौन से वाले को, पॉजिटिव वाले को। तो इसलिए यहाँ पर क्या डाल रहे हैं हम, मॉड डाल रहे हैं सीधा। हम केवल एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे। अगर दूसरा कोण पूछा है तभी हम बताएंगे पाई माइनस करके, पाई माइनस थीटा कर देंगे। तो सीधा हम थीटा इक्वल tan इनवर्स हमने मॉड डाल रखा है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसे फाइंड कर लेंगे। दूसरा कोण तब क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन दे दी जाए, यदि मान लो समांतर की कंडीशन दे देता हूं तो समांतर पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 0। एक्स अक्ष के समांतर रेखा आएगी तब थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा उस कंडीशन पर, देखिए 0 हो गया और 0 से इस वैल्यू को मैं रख दूंगा तो ये 0 में चला जाएगा, तो क्या फाइंड हो जाएगा, m1 बराबर है। अगर मैं यहाँ पर लंबवत की कंडीशन दे देता हूँ तो थीटा क्या हो जाएगा, 90। रेखा लंबवत होंगी तो 90 हो जाएगा, तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है ना, 1/0। 1/0 से ये फैक्टर 0 में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। डायरेक्ट में क्या फाइंड होगा, 1 प्लस m1 m2 इक्वल 0। तो क्या आ जाएगा, m1 m2 इक्वल -1। सीधा फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दो रेखाएं जब लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणता का गुणनफल -1, और दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता का मान है वो युगल हो जाता है। समझ में आ गया पूरा डेरिवेशन। तो ये तो आपको प्रमाण, डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन किसी भी चीज का प्रमाण होती है। अगर डेरिवेशन नहीं है आपके पास, सीधी थ्योरी आप लिख लेते हो तो आप उसे रट लोगे, कर ही क्या सकते हो। अगर उसे याद कर पा रहे हो, वो याद आ रही है, तब तो उससे कुछ काम कर लोगे। अगर उसे भूल गए तो बैठे रहोगे। परंतु आपके पास अगर डेरिवेशन है तो याद करने की जरूरत कहाँ है, और तो आप उसे सीधा फाइंड कर लोगे। भूलने का डर ही कहाँ है। गणित के अंतर्गत कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसे हम भूल जाएं। भूलेंगे तो तब जब रटेंगे, याद करेंगे। जब हमने किसी चीज को याद ही नहीं किया है तो भूल कैसे जाएंगे। इसलिए गणित भूलने का विषय ही नहीं है। जो समझने का विषय होता है उसे भूला नहीं जाता, उसे नहीं भूलते। जिसे समझते हैं उसे नहीं भूलते।
आप बाइक चलाना सीख गए, कभी भूल जाते हो? क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आपने उसे रटा नहीं, याद नहीं किया। आपने रटा है कि गियर कैसे बदलना है, कहाँ पे क्लच लगानी है, ब्रेक कैसे लगानी है, रटा है तुमने? नहीं रटा ना, समझा है ना केवल। तो समझने वाली चीज कभी भूलते नहीं है, भूलते केवल उसी को है जिसे हम रट लेते हैं। तो गणित को कभी रटिए मत, सिर्फ समझिए, तो भूलने वाला विषय ही है। क्लियर? अब आगे इस थ्योरी को लिख लेते हैं। सार सार को गई रखे तोता दे उड़ा। तो ये तो समझने के लिए सिस्टम था, डेरिवेशन है। अब हम इसका सार क्या निकलता है उसको रिटर्न कर लेते हैं। हाँ, तो चैप्टर 6 की थ्योरी इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड करने हैं, तो उनके लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए, उनका स्लोप चाहिए, प्रवणता चाहिए। तो हमने अभी देखा है कि प्रवणता होती है वो अवकलज ही होती है उसी बिंदु पर। एक बार इसको समझ लीजिए। अवकलज का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वो आपको ड्रा करके समझाया गया है। वक्र पाइकल fx की बिंदु Px1 पाइकल पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है, उस कोण की स्पर्शज्या का मान उसी बिंदु Px1 पाइकल पर dydx अर्थात अवकलज के बराबर होता है, अर्थात dydx tan थीटा। इससे हमें क्या फाइंड हो जाती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रेडियंट को n से। तो n इक्वल क्या हो गया है? dydx। क्लियर? वक्र पाइकल fx के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करना है। तो ये हमें पहले से पता है, बिंदु ढाल रूप। जब किसी रेखा की हमें ढाल एवं उस रेखा पर एक बिंदु ज्ञात हो जाता है, तो उस रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल n इंटू x माइनस x1। यहाँ पर x और y चर बिंदु है। x1 y1 आपको फाइंड हो जाएंगे, m आपको फाइंड हो जाएंगे। तो m के स्थान पर m, x1 y1 के स्थान पर x1 y1 लगा दीजिए। x y तो यहाँ पर चर बिंदु है, चरों और अचरों में कोई प्रतिबंध ही तो समीकरण होता है। x y तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ m इक्वल डिफाइन हो जाएगी वक्र से, अवकलन करने के बाद उस बिंदु को लगा दीजिए डिवाइड में, फाइंड करिए। वक्र पाइकल fx के किसी बिंदु x1 y1 पर अविलंब का समीकरण। तो अविलंब होता क्या है? उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबवत रेखा। तो बिंदु तो वही रहेगा, केवल उसकी ग्रेडियंट लंबवत रेखा से आएगी, तो हमें पता है। तो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल है वो क्या होता है? -1 होता है। तो अर्थात आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता m होगी, तो अविलंब की प्रवणता हो जाएगी -1/m, अर्थात लंबवत रेखा की प्रवणता उसका ऋणात्मक व्युत्क्रम हो जाएगी, पलट के चिन्ह भी बदल दी। क्लियर? तो बिंदु तो वही रहता है क्योंकि अविलंब की तो एक रेखा है, केवल ग्रेडियंट बदल जाती है। तो अविलंब का समीकरण हो जाता है y माइनस y1 इक्वल -1/m इंटू x माइनस x1। ये आपको क्लियर कर दिया गया है। अविलंब का डाल ये हो जाता है -1/m। विशेष स्थिति, स्पेशल केसेस के अंदर आप देखिए, आपको ऐसी कंडीशन मिल सकती है क्वेश्चन के अंतर्गत। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इनडायरेक्ट आपको उसका ग्रेडियंट फाइंड हो गया है, उसकी स्लोप फाइंड हो गई है। क्योंकि हम जानते हैं x अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है तो उसका स्लोप होता है 0। तो डायरेक्ट हमें उसका स्लोप मिल गया, dydx मिल गया। वक्र से dydx फाइंड करेंगे, वो क्या रखेंगे? 0 के। स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है। x अक्ष पर लंब होना या y अक्ष के समांतर होना एक ही बात है। जो रेखा x अक्ष पर परपेंडिकुलर होगी वो y के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और जो x के पैरेलल होगी वो y के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी बात आपको मिल सकती है। इसका मतलब भी क्या हो गया? उसका ग्रेडियंट फाइंड हो गया, क्योंकि ऐसी रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है, इसके लिए सिंबल होता है ये, क्या मीन्स है इसका? इनफाइनाइट, अनंत। ठीक। स्पर्श बिंदु पर वक्र x अक्ष को काटता है। आपको बिंदु फाइंड नहीं हो रहा है, लेकिन कंडीशन फाइंड हो रही है। वहां पर एक कंडीशन दी गई है कि जिस बिंदु पर स्पर्शिका खींची गई है वहां पर वक्र x अक्ष को इंटरसेक्ट करता है या x अक्ष को स्पर्श करेगा, तब तो वो सौमी बन जाएगा। दूसरा वाला अक्ष x को स्पर्श करेगा तो वही स्पर्श रेखा बन जाएगी। y को स्पर्श करेगा तो y स्पर्श रेखा है। कभी कभी ये कह दिया जाए कि वक्र x अक्ष को स्पर्श करता है उस बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा सौम्य x अक्ष,
क्योंकि वही तो स्पर्शरेखा है जिसको स्पर्श कर रहा है। एक्स अक्ष भी तो एक रेखा है, वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो वाई ही बन जाएगी स्पर्शरेखा, तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स बराबर 0। परंतु एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, तब हम जानते हैं जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा उस बिंदु पर वाई निशान क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होती है, शून्य होती है। तो वाई निशान मिल जाएगा, वक्र पर स्थित है बिंदु, तो वक्र के समीकरण में वाई पर 0 लगा के एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली जाएगी, तो दोनों बिंदु आ जाएंगे। एक तो पहले से ही ज्ञात है, बिंदु आ जाएगा, प्रवणता अपकरण करने से आई जाएगी। क्लियर? ये भी कंडीशन आपको मिल सकती है कि स्पर्श बिंदु पर वक्र वाई एक्स को काटता है, तब क्या करोगे आप, x बराबर 0 रख करके निशान ज्ञात कर लोगे। ये तो आपकी समझ में आ ही जाएगा। स्पर्श रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, तो समान कोण बनाएगी तो या तो 45 डिग्री एंगल बनाएगी एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से, या आप देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट से जाएगी तब कितना बनाएगी, 135। तो 45 बनाएगी तो tan 45, tan पाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, और tan 1 से 35 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो आप 1 से 80 से 45 लैप्स करोगे, तो आप लिखोगे tan पाई माइनस पाई बाई 4, तभी तो होगा 3 पाई बाई 4, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो -1। तो ऐसी दो रेखाएं हो सकती हैं, या तो ऐसी हो सकती है रेखा जिसकी प्रवणता 1 हो, या वो रेखा हो सकती है जिसकी प्रवणता -2 हो। जब तक क्लियर नहीं किया गया है आप दोनों रेखा फाइंड करें, दोनों ग्रेडियंट का यूज करें। वहाँ पर अगर वो क्लियर कर देता है कि वो प्रथम चतुर्थांश से जाती है अथवा द्वितीय से जाती है, तो फिर प्लस या माइनस में से कोई एक चुने। समझ में आ गई? आप समझ लीजिए एट लास्ट, दो वक्र परस्पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो कैसे पता चलेगा स्पर्श की कंडीशन क्या होती है, अगर वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो उनकी जो स्पर्श रेखा है वो वैनिष्ट हो जाएगी। स्पर्श करेंगे तो दोनों की स्पर्श रेखा वो वैनिष्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एक वक्र ऐसे चल रहा है, एक वक्र ऐसे चल रहा है, आप इस कंडीशन को ऐसे समझिए, यहाँ पर रफली एक वक्र आपका ये चल रहा है, एक वक्र ये चल रहा है, स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखा वो वैनिष्ट हो जाएगी ना, उस कंडीशन में दोनों की एक ही हो जाएगी, और एक ही रेखा हो जाएगी तो उनका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं इक्वल, इक्वल हो जाएगा, एक ही रेखा, तो m1 इक्वल m2। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। दो वक्र समकोण पर काटते हैं, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन हो रहा है। कैसे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, अर्थात समकोणीय प्रतिच्छेदन करते हैं। तो ऐसा कब होगा, जब समकोणीय प्रतिच्छेदन की स्थिति ये है, एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक वक्र आपका यो है तो एक वक्र यो है, एक की टेंजेंट हो जाएगी तो दूसरे की 90 पर जाएगी। उस कंडीशन में समकोणीय प्रतिच्छेदन होगा तो 90 पर काटेंगे। क्लियर? तो 90 पर एक दूसरे को काटेंगे तो उनकी जो स्पर्श रेखा है उनकी प्रवणताओं में क्या रिलेशन आ जाएगा, उनका गुणनफल -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं लंबवत रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल -1 हो जाता है। एक दूसरे का ऋणात्मक उत्पन्न होती है, गुणित करके अल्फा होगी, ड्राइव करा दिया इसको मैंने। ड्राइव करने के बाद आपको आसानी से समझ में आ गई। क्लियर? कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है? डाउट नहीं है, क्लियर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अगर आपकी थ्योरी मजबूत हो गई है तो आप जान लीजिए, थ्योरी जितनी अधिक मजबूत हो जाती है, समझ लीजिए एक्स साइड में फिर कुछ रह ही नहीं जाता है। क्वेश्चन तो हम एक किताब से करेंगे, दूसरी किताब से करेंगे, दुनिया में बहुत राइटर हैं, दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, क्वेश्चन किसी भी किताब से करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल थ्योरी बेस से, और थ्योरी मजबूत होती है डेरिवेशन से। तो इसलिए बिना डेरिवेशन वाली थ्योरी को बच्चा रख लेता है और डेरिवेशन वाली थ्योरी को बच्चा समझ लेता है। तो आपकी समझ में आसानी से क्यों आ गई, क्योंकि आपको डेरिवेशन करा दिया। कन्फर्म, आगे इस थ्योरी का हम प्रयोग करेंगे, प्रश्नों में प्रयोग किया जाएगा, तो आपकी समझ में और आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नों का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ।